अच्छा कौन सा पेज नंबर 10 पे? हाँ 1.4 चलो। थ्योरम 1.4। ओके तो क्या है जरा समझो क्या बोलना चाह रहा है वो। अब बोल रहा है कि पेज नंबर 10 पे थ्योरम 1.4। ऐसे देखो ये सब टॉपिक एग्जाम के सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, बट ये थोड़ा हेल्प करेगा तुम्हें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, या इस तरह से कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हेल्प करेगा, ये बेसिक समझ के। तो ये तुम्हें रिजल्ट याद रखना, प्रूफ पे जा भी सकते हो चाहो तो। क्या कहना चाह रहा है, लेट n बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड k है 1 to n, देन n चूज k इज इक्वल टू m चूज k माइनस 1, एंड जहां m की वैल्यू k माइनस 1 से n माइनस 1 तक होगी, m की वैल्यू k माइनस 1 से लेके, तो ये तुम्हें प्रूफ करने को कह रहा है ना, ये कोई रिजल्ट है। ओके ऐसे ये थ्योरम का समझने की कोशिश करो, प्रूफ प्रूफ कर सकते हो प्रूफ देख के चाहो तो, बट प्रूफ का उतना जरूरत है नहीं। स्टिल यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम। क्या बोलना चाह रहा है, एन सी के, मैं के की जगह आर लिख देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। सो एन सी आर जो है दिस इज समेशन, क्या बोलना चाह रहा है, एम, है ना। सो एम सी, है ना, या है ना, एम चूज के माइनस 1। ठीक है एनसीआर होता है ना, तो एन चूज आर बोलते हैं इसको, तो एनसीआर, एंड देन हेयर वी हैव एम चूज के माइनस 1। सो के माइनस 1 का मतलब तो मैं बोल रहा हूँ आर माइनस 1 ये। और इसको भी ऐसे लिख सकते हो जैसे बुक में लिखा गया एनसीआर, एंड देन यहाँ बोल रहा है समेशन जो होगा, ये एक थ्योरम है ना, ये रिजल्ट है लाइक। तो डायरेक्टली हो सकता है तुम ना पढ़ाओ, बट इसको तुम प्रूफ इस तरह से मैंने किया उस तरह से कर सकते हैं हम लोग। जस्ट एक रिजल्ट है कि एम सी आर माइनस 1, एंड जहाँ पे एम की वैल्यू आर माइनस 1 से एन तक होगी। तो इन्होंने अपना ऐसे जरूरी नहीं कि दूसरे बुक में ये मिलेगा, इस बुक में ही है, और ये इन्होंने ऐसे एक रिजल्ट दिया है। तुम इसको अगर ओपन करोगे तो क्या होगा, जरा सी समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हेन यू विल ओपन इट, तो एम की वैल्यू क्या होगा, आर माइनस 1, चूज आर माइनस 1, नेक्स्ट होगा एम की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। एक मिनट मैंने थोड़ा कुछ गड़बड़ किया ना, एन माइनस 1 तक सम है यहाँ पे, सम आपका एन माइनस 1 तक। क्या होगा आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसका, क्या लिखोगे नेक्स्ट टर्म, आर अगर नेक्स्ट टर्म लिखना चाहो तो क्या होगा, आर। हाँ मतलब एम की वैल्यू ना वैरी कर रही है, एम की वैल्यू वैरी कर रही है आर माइनस, तो नेक्स्ट आर, choose r minus 1, next r plus 1, choose r minus 1, then r plus 2 and so on, ऐसे ही चल रहा है। लास्ट में हमें तुम्हारा n minus 1 choose r। ये एक रिजल्ट है कोई ना, जिसका अभी डायरेक्टली तो जरूरत नहीं है, मतलब जस्ट ये तुम्हें बताना चाह, प्रूफ करना चाहो तो कई सारे तरीके हैं, n इन्वॉल्व है तो तुम इंडक्शन भी ट्राई कर सकते हो ऐसे। अदरवाइज जैसे इन्होंने प्रूफ किया हुआ है, मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा, ये एक्सप्लेन करूंगा, बट तुम्हें प्रूफ पे इतना फोकस नहीं करना। मैं ये भी बोलूंगा एग्जाम में जब हम लोग करते हैं तो हमें प्रूफ पे उतना फोकस नहीं करना, स्पेशली इन सब चीजों का जो एग्जाम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जैसे इसमें क्या है कि मतलब जस्ट बाइनोमियल थ्योरम को थोड़ा एक्सप्लेन करना, बाइनोमियल थ्योरम सिलेबस में नहीं है, बट तुम्हें बस मैंने कहा कि ठीक है एक बार देख लेना जो भी है। तो अगर कुछ ये समझ नहीं आ रहा और रेलिवेंट नहीं है तुम स्किप भी कर सकते हो। जैसे पीछे ही आ जाओ, जैसे मान लो ये भी एग्जाम्पल 1.11 है, तो डायरेक्टली सब एग्जाम में नहीं आएगा, जैसे जो इससे पीछे है एग्जाम्पल 1.11 है, बट एक बार तुम जस्ट गो थ्रू हो सकते हो। अब तुम इसका प्रूफ चाहते हो, प्रूफ ऐसे ही करूंगा, तो इससे बेटर है मैं बोलूंगा प्रूफ स्किप कर दो, तो यू जस्ट स्किप इट। ठीक है, क्योंकि ये उतना एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं। हाँ तुम रिजल्ट याद रख सकते हो दिस, एंड प्रूफ स्किप कर सकते हो। प्रूफ तुम करना चाहो तो प्रूफ क्या होता है, बहुत सारे प्रूफ कंस्ट्रक्टिव होते हैं। कंस्ट्रक्टिव मीन्स क्या होगा, जैसे किसी ने प्रूफ किया है तुम उसी प्रूफ को समझ सकते हो ना, वही कर सकते हो तुम। अदरवाइज तुम खुद अपना प्रूफ करोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, जिसने फर्स्ट टाइम प्रूफ किया उसने काफी टाइम दिए होंगे इस चीजों में। सो एनीवे तो इस तुमने जो कहा थ्योरम 1.4 समझ नहीं आ रहा, बस थ्योरम 1.4 ये थ्योरम है, आर कुछ फिक्स कर दो चाहो तो और बेटर समझ आएगा। तो एनसीआर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, n-1 चूज आर में से वहां से स्टार्ट करो तो और बेटर समझ आएगा।
इस तरह से, और यहाँ r-1 चूज r-1 तक आया। इसका प्रूफ देखना है तो बाइनोमियल थ्योरम को ये यूज कर रहा है। तुम प्रूफ यहाँ लिखा हुआ है, समझो। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं समझा सकता हूँ, बट क्वेश्चन है क्या इस पे टाइम देना अच्छा है। सो मतलब बताओ, प्रूफ करूँ मैं छोड़ दूँ? नहीं सर, रहने दो, ठीक है सर, देख। हाँ, प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये सब प्रूफ तुम्हें एग्जाम में कहीं डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा, मतलब ये सिलेबस में भी नहीं है। जस्ट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें दिया गया है। तो ठीक है, जो चीज इसमें समझ आता है, रिलेवेंट लगता है करो, नहीं तो इसको स्किप करो। मतलब तुम अगर पूछ सकते हो, तुमने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया कि इस तरह से है, बट यू जस्ट स्किप। ये फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो, क्योंकि NCR लिखा जा सकता है r-1 चूज r-1 प्लस r चूज r-1 एंड सो ऑन। r की वैल्यू मतलब यहाँ r-1 से कहां तक जा रही है, n-1 तक, है ना। जैसे कल मैं बता रहा था, लास्ट में बता रहा था ना, ऐसा होता है ना कि इस तरह कुछ रिजल्ट हैं, जैसे ये हो गया। और अगर तुम रिजल्ट लिखोगे तो जैसे ये रिजल्ट्स हैं, तो मतलब बहुत सारे बाइनोमियल थ्योरम है ना, 11th-12th का टॉपिक में बहुत सारे रिजल्ट थे। जैसे ना अभी जो कल लास्ट क्लास में बताया था, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, तो इसको उस फॉर्म में लिखोगे तो लाइक NCN, ये कितना आया था कोई बताओ, कितना आएगा ये? 2 पे पावर n सर। 2 की पावर है। हाँ 2 की पावर, ये भी एक फॉर्मूला है जो कहीं तुम्हें जरूरत पड़ सकती है ना। तीसरा एक और फॉर्मूला आता है, एक तुम जैसे मैंने कल लिखाया ही था ये सब, बट स्टिल जैसे ये होता है कि NCR कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा n-1 CR प्लस क्या होता है नेक्स्ट टर्म, n-1 r n-1 क्या लिखते हैं तुम लोगों ने बुक पढ़ा होगा, उसमें बीच में था ये r-1। हाँ, n-1 प्लस r-1। तो ये क्लास 11-12 में भी इसको हम यूज करते थे, जैसे ये भी फॉर्मूला है। तो NCR कैन बी रिटन n-1 CR प्लस n-1 C r-1, है ना। इसी फॉर्मूले में तुम अगर इसको खोलो फिर किसी, है ना, जैसे ओपन करे तो ये हो जाएगा ना, इस तरह से ओपन कर सकते हो n-2 मतलब इसको बार बार और एक्सपेंड करोगे तो और इसको एक्सपेंशन कर सकते हो, समथिंग यहाँ से भी ऐसे कुछ आ सकता है, तो देखना पड़ेगा ओपन करके। यहाँ n था ना, तो यहाँ n-1 हो गया। अब जैसे इसको तुम ओपन करो तो क्या होगा, अगर इसी वे में तुम इसको ओपन करो, शायद यहाँ से भी तुम यहाँ जा सकते हो, तुम देख सकते हो ट्राई करके कि क्या इस तरह हो सकता है क्या, क्योंकि ये टर्म तो तुम्हारा लास्ट वाला आ गया है ना। अगर इस पे तुम यही चीज अप्लाई करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो मैं फोर्थ फॉर्मूला लिखता हूँ, n-1 चूज r, तो इसको तुम यूज करो इसमें। बताओ मैं क्या लिखूं इसको आगे, मतलब इस फॉर्मूले को तुम इस पे लिखो, तो n की जगह क्या है हमारे पास, सर तो n-1 n-1 हो सकता है। हाँ, तो जहां आपके पास वो है, लिख दो क्या होगा, n-2 r n-2 r n-2 अब देखो मैं सिर्फ इसको लिखना चाहता हूँ, मैं इसको उठा लूंगा, इसको इस पे इसको फिट करो, तो n की जगह n-1 है, तो जहां जहां n आया होगा वहां हम n-1 रखेंगे। तो यहाँ n की जगह n-1 तो n-2 हो गया, n-2 r नहीं सेम ही है ना, जैसे यहाँ n है जहाँ n-1 n-1 है, जहाँ जब n-1 है तो n-2 n-2। अब इसको ओपन करोगे, अब क्या करो, इसकी जगह ये पुट करो, तो क्या होगा, इसके प्लस पे ये रखते हैं, तो ये हो गया n-1 चूज r, ठीक है ना, प्लस n-2 चूज r-1 प्लस ये तो एज इट इज, ये एज इट इज रहोगा ना, इसकी जगह पे हमने ये पुट किया, इसको हमने ये रखा, और ये एज इट इज n-1 चूज r-1। सब देखो मजे की बात क्या है, ये टर्म यहाँ है और ये वाला टर्म यहाँ रहा होगा, जो हमने लिखा नहीं है, डॉट डॉट लिख दिया ना। अगर मैं लिखता तो क्या होता, डॉट 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 डॉट, यहाँ क्या हो रहा है, ये r-1 तो फिक्स है, r-1 r+1 r+2 r+3, तो यहाँ कहीं कहीं क्या आया होगा, n-2 चूज r-1, ये दो टर्म, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब फिर से अब इसको ओपन करो तुम इसी फॉर्मूले से, तो इसका प्रूफ इससे आ गया। अब इसको तुम एक्सपैंड करते जाओ, मतलब ये तो मैसेज जाए, तब इसको तुम, इसको हटा दो इधर, तो इसको तुम एक्सपैंड करते जाओ, तो एट द एंड यही मिल जाएगा, r-1 चूज r-1 डॉट 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 डॉट, लास्ट में ये आ जाएगा,
ठीक है, अब तुम इसको फिर खोलोगे, फिर उसके पहले टर्म जो भी आ रहा है उसको ओपन करते जाओ, फर्स्ट टर्म, बाकी एज इट इज रखो। तो एट द एंड जब n-2 फिर n-3 होगा, n-4 होगा, n-5 होगा, ये घटते घटते एक पॉइंट पे r-1 हो जाएगा। तो ये प्रूफ है। तो दूसरा प्रूफ ये हो गया कि इसी फॉर्मूले को इंडक्टिवली बोल रहा हूँ, रिकर्सिवली यूज करोगे ना। रिकर्सन पता है ना क्या होता है, कि ये फंक्शन उसी फंक्शन के टर्म में है, तो रिकर्सिवली तुम इसी फॉर्मूले को यूज करते जाओ, तो ये फॉर्मूला तुम्हें ये प्रोड्यूस कर देगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, इसका जनरलाइजेशन है, ये क्लास 12 में भी था, NCR = n-1 CR + n-1 CR-1। अब इसको फिर हमने इसी फॉर्मूले से ओपन किया, जैसे यहाँ दिखाया तुमने। अब क्या करोगे, लिखने के बाद अब इसको फिर से ओपन करोगे, आगे तुम अगर करोगे कि क्या करोगे, इसको ओपन करोगे इसी फॉर्मूले से ओपन करो, तो क्या हो जाएगा, इस है ना, इसको यूज करके, तो क्या डिफरेंस है, n की जगह n-2 जो ओपन करोगे, सो n-3 चूज r प्लस n-3 चूज r-1 प्लस ये एज इट इज, इन दोनों को एज इट इज रखो, अब लास्ट वाले को एज इट इज, सो n-1 चूज r-1 प्लस n-1 चूज r-1। ठीक है, फिर से इसको ओपन करोगे, फिर से इसको ओपन करोगे, जो भी ओपन करोगे, पहला जो वाला ओपन करोगे, एट द एंड ये आएगा r-1 चूज r-1 फिर r है ना, फिर चूज r-1 एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये रहेगा n-1 n-2 चूज r-1 और n-1 चूज r-, ये सी। ठीक है, तो इसका दूसरा प्रूफ लिख दिया हमने, जो कि इस बुक में दूसरे तरीके से किया ना, बायोमेल से किया है, तो हमने इसका प्रूफ लिख दिया, यहाँ से लिख देता हूँ। तो इसको ओपन करके और ये प्रूफ हो गया, तो हेंस हो गया। समझ आया, मतलब इस तरह से तुम कर सकते हो, बट प्रूफ तो हमें उतना फोकस नहीं करना, स्पेशली इन सब चीजों का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका, लेकिन ठीक है समझने के लिए ओके है। तो एनीवे इसका प्रूफ ये है, हमने LHS से स्टार्ट किया, तुम ऐसे समझ सकते हो, लेट्स स्टार्ट विद द LHS, है ना, ऐसे तुम शायद समझना चाहोगे, और यहाँ हमने क्या किया, RHS आ गया, सो हेंस प्रूफ, ऐसे समझ लो। ओके ठीक है, चलो। तो छोड़ो ये सब, मतलब रिजल्ट याद रखो अगर हो सकता है तो, अदरवाइज आगे बढ़ो। स्पेशली सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है, पेज 11 से, मतलब जैम का सिलेबस से मैच करोगे, बट ये कि है तो एक बार देख लेते हैं। ओके चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में स्टार्ट किया था तो इसको, मतलब प्रूव भी हो ही गया, मैं प्रूव करना नहीं चाहता था, बट दूसरे तरीके से इंडक्शन यूज करके हो गया, सॉरी फिर से इंडक्शन बोलो, रिकर्सन करके, इंडक्शन में तो n को 1 2 के यूज करते ना, रिकर्सन से। तो नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मिटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ओके तो बीच में स्टेप छोड़े मैंने, बीच में स्टेप्स हैं बहुत सारे, एट द एंड हो जाएगा। मिटा दूं? Yes, sir. चलो, तो जो थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं तुम उसको याद रख सकते हो, या प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ओके अभी तो हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था रैंडम एक्सपेरिमेंट से, वो लिखा चुका था, है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। सो फिर हमने सैंपल स्पेस भी आई थिंक डिफाइन कर दिया था, किया था ना, फिर हम इवेंट डिफाइन कर रहे थे, इवेंट भी डिफाइन किया था, एग्जांपल दे रहे थे, इज इट, कितना किया था लास्ट क्लास में? Yes, sir. Event start हो. Yes, sir. Event, sir. ओके तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ये था कि कोई एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे अगर उसके आउटकम तुम्हें पता हो, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले, एक्सपेरिमेंट होने से पहले, और नंबर ऑफ लाइक आउट, मतलब दैट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, तो उसको हम रिपीट कर सकते हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तीन मतलब पार्ट है डेफिनेशन के, हियर एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ दैट एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, सेकंड था कि आउटकम्स आर नोन, एंड थर्ड था रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। ठीक है ओके फिर हमारा सैंपल स्पेस वो बताए क्या था, सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या है? Set of all possible outcomes in a random experiment. हाँ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ओके
उसके बाद इवेंट क्या था? सर सबसेट ऑफ सैंपल Subset of- स्पेस। Sir, subset हाँ, of तो ये हमने लिखा था, sample यही सॉल्व कर रहे थे हम कि एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ओके। उसके बाद एग्जांपल हम देख रहे थे, लाइक एग्जांपल में ये था कि मान लो हमने एक डाइस को रोल किया, मतलब एक डाई को रोल किया, तो हमने कहा था इसके पास टोटल कितने इवेंट्स हो सकते हैं। करस्पॉन्डिंग टू दिस ओमेगा से लिखो, करस्पॉन्डिंग टू दिस ओमेगा। ओमेगा मैं टोटल यूज करूंगा सैंपल स्पेस के लिए, Yes, sir. ओमेगा या एस। ठीक है, तो कितने इवेंट्स होंगे इसके पास? कितने इवेंट होंगे? सर इवेंट तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। हाँ, मैं इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन दे तो दिया आपको मैंने। तो समवन इज सेइंग क्या वीडियो इज लैगिंग, वो कोई नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आई थिंक पता नहीं, लाइट थोड़ा ऐसा लग रहा हो, ब्लिंक हो रहा होगा ना। Yes, sir. थोड़ा। हाँ, इसका कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? सर इसके तो बहुत सारे बन सकते हैं। बहुत सारे कितने? इनफाइनाइट? नहीं सर, मतलब पहले तो इंडिविजुअली हर एक डिजिट का इंडिविजुअली हो आ सकता है, जाएगा। एम्प्टी सेट आ सकता है सर। फिर दूसरा 6C2 + 6C3 ऐसे हो सकता है, 6C4 हो सकता है, इन सबको ऐड 2 की पावर 6। हाँ, 2 की पावर 6। भाई तुम लोगों ने ये वर्ड पहले भी सुने होंगे, तो तुम लोगों को पता है कि लाइक इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू, मान लो चलो k है, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू k। सो सेट ए के पास कितने सबसेट होंगे? 2 raised to k। 2 की power की। हाँ, तो वही 2 raised to करो k. ना। Yes, sir. 2 raised to 6. So then total number of subset of A, this is 2 की पावर k। तो हमने कहा कि कोई भी सबसेट क्या है? इवेंट है, मतलब कोई भी सबसेट सैंपल स्पेस का एक इवेंट है। तो भैया इसके कितने सबसेट होंगे? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 6, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है। Yes, तो sir. कितना? 64। तो 64 इवेंट्स होंगे, टोटल इवेंट हो गया 64। क्या है वो लिखना चाहो तो? सो E1 हो सकता है 5, सबसे छोटा इवेंट। E2 सिंगलटन 1, E3 सिंगलटन 2, है ना, E4 सिंगलटन 3। जो E64 होगा, जिस ऑर्डर में लिख रहा हूं, तो क्या होगा लास्ट इवेंट? सर ये खुद होगा जब ये सारे set, एक हाँ। साथ होंगे। ठीक है, हर सेट अपने आप का सबसेट है, तो ये खुद भी अपने आप का सबसेट है, तो इसीलिए ये जो है खुद भी एक इवेंट है, एम्प्टी, है ना। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जो इम्पॉसिबल इवेंट दिख रहा है ना तुम लोगों को? इम्पॉसिबल, तो मैं छोटा सा लिखता हूँ, कोई दिक्कत है? इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट एम्प्टी सेट के इक्वल आ जाए वो इम्पॉसिबल इवेंट, और जो इवेंट सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट है, तो एम्प्टी सेट भी मतलब सैंपल स्पेस भी खुद का सबसेट है, तो सैंपल स्पेस भी एक इवेंट हुआ। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, तो एम्प्टी सेट सैंपल स्पेस का भी सबसेट हुआ, तो एम्प्टी सेट भी एक इवेंट है, और इसका नाम है इम्पॉसिबल इवेंट, और इसका नाम है सर्टेन इवेंट, या कहीं कहीं लिखा होगा श्योर, सर्टेन या श्योर इवेंट। ठीक है, सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। ओके, बाकी बीच के ना प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो
अब हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते थे, अब तक तुमने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी हम सिर्फ इवेंट की निकालते हैं, है ना। सो हम प्रोबेबिलिटी इवेंट की निकालते हैं। हाँ जी वरुण, आपको बोर्ड दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है वरुण? तुम चैट हाँ में सर, बता दिख सकते हो, दिख रहा है ना, ओके। देख लेना, अभी मैं एक्चुअली कल मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, तो मैं 2-3 दिन, अगले 2-3 क्लास शायद मैं टैब आईपैड से पढ़ाऊंगा, तो उसमें देख लेना, इसमें देख लेना और उसमें देख कंपेयर करना कौन सा बेटर है, फिर फ्यूचर में वैसे ही पढ़ाएं। अभी तो बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, फिर उसमें ओके। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हम कल भी कर रहे थे, काम हमने कल भी किया था, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको बस इवेंट का टाइप बताई दिया, इम्पॉसिबल इवेंट, सर्टेन इवेंट। जैसे इसी में आएगा डिसजॉइंट इवेंट्स, तो अगर मैं वर्ड डिफाइन करूं डिसजॉइंट इवेंट्स, क्या होगा? हाउ डू डिफाइन डिसजॉइंट इवेंट्स? Two events are not safe. सर अगर दो इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो वो डिसजॉइंट इवेंट्स होंगे। राइट। तो ये डिसजॉइंट सेट के जैसा ही है, लाइक टू इवेंट्स, लेट्स से E1 and E2, ठीक है, आर disjoint if EI intersection EJ, है ना, if and only लिख सकते हो, कोई बात नहीं, तो डेफिनेशन लिख रहा है, तो डेफिनेशन में सॉरी है ना, E1 E2 लिख देते हैं, E1 intersection E2 is phi। तो phi का मतलब एम्प्टी सेट, phi तुम सबको पता है पहले से। ऐसे से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिनका ना, तुम लोग कोविड के दौरान सेकेंड ईयर या बीएससी कर रहे हो, हम समझ सकते हैं ना, बहुत सारी चीजें मिसिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि घर बैठे ना। So phi is this। ओके, मतलब कुछ बच्चों का मुझे टेक्स्ट भी आया था कि सर वो अभी बीएससी हमने ना घर से बैठ के किया, तो उतना कुछ समझ आया नहीं है, तो मैंने कहा मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, जो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो पूछो। इज बोरल सेट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट, अभी आते हैं भैया बोरल सेट में, वो बोरल सेट की बात करो, तुम सिग्मा फील्ड की बात करो, आते हैं सिग्मा फील्ड पे अभी, ठीक है। ओके, तो ये तो डिजाइन इवेंट बता दिया, तो सैंपल स्पेस तुम्हें पता चल गया, ये पता चल गया ना, और चलो थोड़ा डिफाइन करते हैं सिग्मा फील्ड, तो क्या होगा? तो नेक्स्ट एक वर्ड आता है सिग्मा फील्ड, ठीक है। तो क्या है ये सिग्मा फील्ड? तो इसका अगर डिफाइन करोगे, सिग्मा फील्ड की डेफिनेशन क्या है, सभी को पूछा था व्हाट इज बोरल स्टेट या बोरल सिग्मा फील्ड, तो ये इसी का एक स्पेशल केस है बोरल। सो सिग्मा फील्ड इन जनरल क्या होता है, तो लिखेंगे कि अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ ओमेगा, क्या लिख रहा हूं मैं, अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ ओमेगा। तो सबसेट ऑफ ओमेगा का दूसरा नाम क्या है? इवेंट। इवेंट। Events. Yes, sir. सो आप इसको इवेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इवेंट आल्सो। सो अ सबसेट ऑफ, ठीक है ना, ये Right. इक्विवेलेंट है इवेंट के, कि अ सेट ऑफ सबसेट, एक सेट है जिसके अंदर तुम सबसेट ले रहे हो ओमेगा का, मतलब इवेंट उसके एलिमेंट्स हैं उस सेट। सो अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ ओमेगा इज कॉल्ड सिग्मा फील्ड, है ना, ऐसा लिखा होगा नोटेशन, ये भी लिख सकते हो सिग्मा फील्ड, ये पूरा नाम लिख दिया शॉर्ट में, सिग्मा फील्ड इफ। सो मान लो कोई नाम ले लो सेट, क्या कुछ नाम रख देते हैं, सेट लिखा ना, सो लाइक सेट सिग्मा फील्ड, ऐसे बुक में कुछ इस तरह ए लिखा होगा, या तुम अगर तुम अभी लिखना चाहो तो मैं इस तरह एफ लिख दूंगा, ठीक है, ऐसे एफ, चलो अभी एफ लेते हैं सिग्मा फील्ड को। सो सिग्मा फील्ड एफ है, तो अब तुमसे मैं क्या पूछूंगा कि डेफिनेशन क्या है। सो अ सेट एफ ऑफ सबसेट ऑफ, मतलब एफ क्या है, सेट है, किसका सेट है,
सबसेट्स ऑफ ओमेगा, मतलब ओमेगा के तुम सबसेट्स को Events. उसके अंदर हाँ उसके इवेंट्स को हम उसके एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो वो Okay. बोलना चाह रहा है कि कब होगा वो सिग्मा फील्ड, वो सेट कब सिग्मा फील्ड होगा। तो पहली कंडीशन है कि फाई मस्ट बिलोंग टू एफ, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है इफ कोई सेट ए है, कोई इवेंट ई है, या ए ई ले लो, कोई ई है अगर एफ के अंदर, देन ई कॉम्प्लीमेंट एफ में होना ही चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है कि अगर मान लो A1 या ऐसे बोल दो E1 E2 डॉट 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 जितने भी सेट F के अंदर है, देन इन सबका यूनियन E1 यूनियन E2 या एक साथ लिख दूं मैं, तो यूनियन ऑफ I फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, जितने भी है n तक भी लिख सकता हूं मैं, तो जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उन सबका यूनियन भी उसमें होना चाहिए। तो ये आपका 3 कंडीशन है सिग्मा फील्ड होने के। ओके, डेफिनेशन ठीक से देख लो। A set F of subsets of omega is called a sigma field if this। एक एग्जांपल देता हूं। अभी सिग्मा फील्ड वर्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे मैं प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने वाला हूँ। प्रोबेबिलिटी डिफाइन करूंगा उसमें ऐसा लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन फ्रॉम सिग्मा फील्ड टू 0 1। सो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका डोमेन है सिग्मा फील्ड और जिसका रेंज है 0 to 1। प्रोबेबिलिटी क्या है, फंक्शन है, अभी आगे डिफाइन करूंगा। तो इसलिए सिग्मा फील्ड जरूरी है। अदरवाइज सिग्मा फील्ड तुम्हें नहीं भी पता है तो जैम के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा, क्योंकि जैम पे एक भी क्वेश्चन सिग्मा फील्ड पे आया नहीं। सिग्मा फील्ड सिर्फ इसलिए जानना है तुम्हें ताकि बुक में अगर वीकर रोहत ने बहुत यूज किया ये वर्ड, बाकी प्रसन्ना साहब ने एक बार भी यूज नहीं किया होगा, एक जगह शायद डेफिनेशन दिया है, बाकी आगे कोई यूज नहीं किया है, कैसेला बर्गर ने कहीं यूज नहीं किया है ये देखो। तो इस तरह मेजर थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी जो होता है उसमें यूज होता है जहां मेजर की बात करते हैं। तो अदरवाइज इसका कोई खास इंपोर्टेंस नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट जस्ट प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन समझने में तुम्हें हेल्प करेगा। सर तो जी सर मतलब इसमें ऐसे बोल रहा है कि इवेंट का कोई सेट होना चाहिए, राइट, जो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई। ओके सर। तब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, देखो हमने अभी कहा था कि डाई इज रोल्ड, सो हमने इसका सैंपल स्पेस लिखा था 1 2 3 4 5 6। हमने इसका सबसेट्स भी आपको है ना, इवेंट्स भी, ऑल इवेंट्स भी लिख के बताए थे, जैसे E1 है ना 5 ले लिया था, E2 सेट कंटेनिंग 1, E3 सेट कंटेनिंग 2, आगे ऐसे होगा सेट कंटेनिंग 3, सेट कंटेनिंग 4, सेट कंटेनिंग 5, सेट कंटेनिंग 6, नेक्स्ट सेट कंटेनिंग 1 2, सेट कंटेनिंग 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 लाइक दैट एट द एंड। तो एट द एंड मैंने कहा जो 64th इवेंट होगा इस केस में, टोटल 64 आएंगे, अभी बताया कैसे। अब जो 64th इवेंट होंगे वो क्या होगा, वही सैंपल स्पेस है ना, लास्ट में सब सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो अब मैं पूछना ही चाहता हूं तुमसे कि चलो मैं एक F1 सेट लिखता हूं। F1 सेट है सेट कंटेनिंग 5 और सेट कंटेनिंग ओमेगा। बताओ क्या ये सिग्मा फील्ड है, या मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि which of the following is sigma field, which of the following is are a sigma field। ऑप्शन ए F1 जो कि है 5 ओमेगा, ऑप्शन बी F2 जो कि है 5 सेट कंटेनिंग 1 2 एंड सेट कंटेनिंग 3 4 5 6 ओमेगा, ऑप्शन सी F3 set containing 5 set containing 1 2 2 3 4 5 6 only this, and option D F4। पावर सेट तुम लोगों को पता है, कोई बताओ मुझे पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ऑफ ओमेगा, किसी सेट का पावर सेट क्या होता है, anyone remember the definition of power set? 11th क्लास में पढ़ा होगा। पावर में लिखा पावर सेट ऑफ ओमेगा मतलब, कोई बताओ। Collection of all events।
Sir, a हाँ, set of collection of all, all- सर ये नीचे का बोर्ड a कट set रहा of है। all subset. कट नहीं रहा है, आप उसको पिन करो। मुझे तो शायद दिख रहा है पूरा, बाकी लोग कट रहा है क्या? Yes sir, दिख No, रहा है, sir. पूरा दिख रहा है। पूरा दिख रहा है ना? हाँ, क्योंकि मुझे भी पूरा दिख रहा है। इसको ऑप्शन पार्टिसिपेंट में जाकर पिन का ऑप्शन होता है। तुम अगर गैलरी में जाओगे तो होता है स्पॉटलाइट समवन, स्पॉटलाइट या ऐसे पिन का ऑप्शन होता है। एक तो सब लोग अपना अपना ओरिजिनल नाम रखो। पार्टिसिपेंट में जाकर फिर से तुम्हें रीनेम का ऑप्शन आता है, अपने नाम पे क्लिक करो। जब पार्टिसिपेंट में जाओगे सबसे ऊपर तुम्हारा नाम होगा, उस पर क्लिक करो, रीनेम का ऑप्शन आएगा, अपना ओरिजिनल नाम लिखो। HP, सैमसंग, एप्पल ये सब नाम मत रखो, है ना? ये हमें थोड़ा उससे नाम से बुलाना पड़ेगा कि HP तुम्हें समझ आ रहा है ना, इस तरीके से। या लेनोवो तुम्हें समझ आ रहा है ना, आईपैड तुम्हें समझ आ रहा है, या इस तरीके से बोलना पड़ेगा। कोई नोकिया वोकिया भी होगा फिर तो। हाँ, सो पावर सेट में भी 5 रहता है क्या? हाँ सर, 5 तो आएगा। सारे ही डालेंगे ना उसमें। पावर डेफिनेशन क्या है? क्लास सेट ऑफ ऑल क्लास चल रहा है। सबसेट। Set of all subset including 5. सर सिग्मा किसको भी हम Including और से बोल सकते हैं ना? हाँ, सेट ऑफ ऑल सबसेट। क्या क्या क्या? दोबारा बोलो। सिग्मा फील्ड को भी हम और सेट बोल सकते हैं ना? पावर सेट सिग्मा फील्ड होगा। सिग्मा फील्ड जरूरी नहीं पावर सेट, मतलब सिग्मा फील्ड बहुत कुछ हो सकता है, उसमें से एक पावर सेट भी है। मतलब समझ रहे हो, पावर सेट भी एक सिग्मा फील्ड है। तुम यही कहना चाहते हो, तो आंसर यस। तो वही मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ F4 जो डिफाइन कर रहा हूँ, F4 इज पावर सेट ऑफ ओमेगा सैंपल स्पेस। पावर सेट का मतलब है सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो मैं लिख देता हूँ इसको क्या मतलब लिखना चाह रहा हूँ। इसका मतलब हो गया E1, E2 एंड डॉट 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 E64 सारे इसमें आ गए। अब आपको डिसाइड ये करना है इनमें से कौन कौन सा सिग्मा फील्ड है। सर सारे ही लग रहे हैं। सर सारे लगने। मुझे सारे ही लग रहे हैं। ओके वाला ओके, फर्स्ट देखो ऑप्शन मोर देन वन भी करेक्ट हो सकता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आपको एग्जाम का पैटर्न पता है ना, कि उसमें 20 क्वेश्चन MCQ है, इसमें सिर्फ एक करेक्ट होंगे। अगला 10 क्वेश्चन है जिसमें 1 और मोर देन 1 करेक्ट होंगे, और अगला 20 क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा। ओके, तो पहला सिग्मा फील्ड क्यों है, कोई एक्सप्लेन करो। सर 5 तो है ही, एंड 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या कॉम्प्लीमेंट होता है ये? ये जो हमारा ये है ओमेगा है। जो खुद सेट होता है वो। रिमार्क का 1 पॉइंट, रिमार्क का सेकंड पॉइंट है। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जी? ओमेगा। ओमेगा। ओमेगा ओमेगा। ओके, तो ओमेगा तो है इसमें। हाँ एंड सर दोनों का यूनियन भी लाइक ओमेगा ही होगा तो। हाँ, अगर जो भी सेट अवेलेबल है F में, उन सबका यूनियन लेने पे उसमें होना चाहिए। ओके, या वैसे तुम अलग अलग लोगे तो भी ये यूनियन भी है, या अलग अलग भी तुम 2 3 एक साथ लोगे तो भी वैसा होना चाहिए। ओके, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये है क्योंकि यूनियन लेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है तीनों कंडीशन। ओके, सेकंड पे आओ, सेकंड चेक करो। सेकंड में भी सर 5 5 है। है, और 1 and 2 का कॉम्प्लीमेंट विल बी 3 4 5 6, या 3 4 5 6 का कॉम्प्लीमेंट 1 2, तो वो दोनों भी है। एंड ओमेगा का भी कॉम्प्लीमेंट 5 है, एंड 1 2 और 3 4 5 6 का यूनियन हो रहा है, ओमेगा आ रहा है, तो तीनों कंडीशन है। बाकी लोग देखो, जिसको डाउट रहा है पूछो। 5 है और जो भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट ओमेगा है, ओमेगा का कॉम्प्लीमेंट 5 है जी। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे 5 का कॉम्प्लीमेंट तो ओमेगा हो गया, लेकिन 1 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो रेस्ट बचे हुए होंगे? हाँ, 5 3 4 कॉम्प्लीमेंट 5 का 6। कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेट थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? यूनिवर्सल सेट माइनस वो माइनस सेट, 3 ये कॉम्प्लीमेंट का होता है। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट सैंपल स्पेस है आपका, तो बचे हुए। हाँ, इसके अलावा जो है कॉम्प्लीमेंट में इसको छोड़ के बाकी जो सैंपल स्पेस में है वो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, ओमेगा हो गया। 1 2 का कॉम्प्लीमेंट आपका ये आ गया 3 4 5 6।
फिर 3 4 5 6 वाले का कॉम्प्लीमेंट 1 2 हो गया। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ओमेगा है। किसी भी दो का यूनियन लीजिए, किसी तीन का, किसी चार का, सबका यूनियन इसमें होना चाहिए। सो इन दोनों का यूनियन ले लो। तो उस केस में होगा इसमें किसी भी दो का यूनियन है, किसी तीन का, किसी चार का यूनियन ले लो तो ये है। तीसरा बताओ सिग्मा फील्ड है। यस सर, पाई का कॉम्प्लीमेंट ओमेगा है एंड 1 2 का 3 4 5 6। थर्ड में कहाँ है ओमेगा, कहाँ दिख रहा है आपको थर्ड में? सर पाई दिख रहा है, ओमेगा नहीं है, हाँ हाँ हाँ, तो नहीं होगा सर। है ना, बिकॉज कोई भी सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, मतलब वही कॉम्प्लीमेंट, मतलब फाई होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओमेगा होना ही चाहिए। फाई तो ओमेगा मस्ट है। ओके, डी। यस सर। इसमें सारे सबसेट आ गए, तुम किसी का कॉम्प्लीमेंट ले लो उसी में होगा, तुम किसी का यूनियन ले लो उसी में होगा। फाई तो है, मतलब सारे सबसेट आ गए ना, ऑल पॉसिबल सबसेट ले लिया मैंने जितने थे। तो ऑब्वियसली तुम किसी 2 3 4 5 सेट, कितने भी सेट का यूनियन लो उसके अंदर ही होगा, किसी का कॉम्प्लीमेंट लो उसी में होगा। तुम्हें पता है सेट क्या है, जैसे मतलब 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो 2 3 4 5 6 वो उसमें होगा कहीं ना कहीं 63 नंबर पे या ऐसा कुछ इस तरह से, मतलब ओके। तो ये सिग्मा फील्ड है। तो लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड पावर सेट होता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जैसे कोई बोल देना कि सर पावर सेट सिग्मा फील्ड है, तो हम लोग अभी तक यही मान के चल रहे हैं पावर सेट सिग्मा फील्ड, या आगे भी यही रहेगा कि इन जनरल जब कुछ भी डिफाइन नहीं है सिग्मा फील्ड तो वो पावर सेट है सैंपल स्पेस का, तो ये वाला सिग्मा फील्ड होगा। अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी तुम निकाल रहे हो किसी चीज का तो सिग्मा फील्ड इज दिस। तो सिग्मा फील्ड में हो क्या है ध्यान रखो, देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ सिग्मा फील्ड ये है, तो ये एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है ना, ये एक इवेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, लाइक इवेंट्स। तो जो सिग्मा फील्ड के एलिमेंट्स हैं वो इवेंट है। या तुम क्या जानते हो कि जो सैंपल स्पेस के सबसेट है वो इवेंट है, तो बात बराबर है। तुम बोलो कि सैंपल स्पेस के सबसेट इवेंट होते हैं, या तुम बोलो सिग्मा फील्ड के एलिमेंट इवेंट होते हैं, सेम बात, क्योंकि सिग्मा फील्ड के अंदर सैंपल स्पेस के सबसेट ही है। ओके, लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड पावर सेट है तो स्मॉलेस्ट सिग्मा फील्ड क्या होना चाहिए? आप बताइए। ये वाला ऑप्शन हमको लग रहा है। हाँ, क्योंकि उससे छोटा नहीं हो सकता है ना, जैसे 1 होते ना 1 2 का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 2 का कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो ये था 3 4 5 6। तो ये रिमार्क वैसे लिखा दिया, ये आगे भी पढ़ाएंगे। प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन फ्रॉम सिग्मा फील्ड टू 0। हाँ, तो ये स्मॉलेस्ट सिग्मा फील्ड है F1 और वो लार्जेस्ट है। ऐसे अगर तुमसे मैं पूछूं कि यहाँ पे कितने सिग्मा फील्ड बना सकते हैं, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा ना। मतलब वैसे हमने 3 बनाए हैं, बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, वो काउंट करना थोड़ा मुश्किल है, और ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। सिग्मा फील्ड नॉट इम्पोर्टेंट इन सेंस ऑफ जैम, ये बस सिलेबस को समझने के लिए होता है, जैम में कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आया। ओके, तो बस ये तुम्हें डेफिनेशन समझ लेना है क्या है, बस ये समझना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है ये नोट कर लो, नोट कर लिया होगा तुमने। तो होता है कि वी विल ऑलवेज कंसीडर power set of omega as sigma field in whole course। जो भी चीज अभी आगे पढ़ेंगे उसमें बाय डिफॉल्ट हमारा पावर सेट ऑफ सिग्मा फील्ड ही क्या है, सिग्मा फील्ड, मतलब पावर सेट ऑफ ओमेगा जो है वही सिग्मा फील्ड होगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो सिग्मा फील्ड होने वाला है वो हमेशा पावर सेट ऑफ ये लेंगे। मतलब रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अगर तुम प्रोबेबिलिटी इस सिग्मा फील्ड पे डिफाइन करोगे सिर्फ इन्हीं दोनों की प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी, बाकी की डिफाइन नहीं होगी, सिर्फ यही दोनों इवेंट होगा। तो वो आगे जाके मेजर थ्योरी में होता है कि तुमने फिक्स कर दिया तो ओनली 2 इवेंट वहां पे होगा। लेकिन अभी हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें सिग्मा फील्ड हमारा फिक्स्ड है, वो पावर सेट है। सिग्मा फील्ड है पावर सेट, मतलब एक स्पेसिफिक सेट को हमने सिग्मा फील्ड बना दिया। ऐसे बहुत सारे सिग्मा फील्ड और पॉसिबल हैं, बट हम कंसीडर करेंगे इन जनरल पावर सेट, कहीं स्पेसिफाइड नहीं होगा तो वहां क्या है, पावर सेट ही सिग्मा फील्ड है। सो पावर सेट ऑफ ओमेगा मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट,
ये होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसको थोड़ा और डिटेल में लिखूं, ये नोट कर रहे साथ में ना, तो थोड़ा और मैं लिखना ही चाह रहा हूं मैं कि इवेंट की अब 2 डेफिनेशन है। तो किसी भी एक तरीके से बोल सकते हो। तुम एक बोल रहे थे सबसेट ऑफ ओमेगा, या दूसरे तरीके से बोलोगे तो ये होगा सबसेट ऑफ ओमेगा या एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड। जो सिग्मा फील्ड के एलिमेंट है वो जो है वो भी इवेंट है। सेम बात, आर यू गेटिंग? हाँ, क्योंकि एफ में क्या है, पावर सेट ऑफ दिस, पावर सेट मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ओमेगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ओमेगा। कुछ ना समझे तो बोलना, कुछ लेटर अगर लिख रहा हूँ मैं छोटा छोटा, कुछ पढ़ ना पाओ, ऐसे में राइटिंग बहुत अच्छी है, तो अगर ना पढ़ पाओ तो बता देना, मैं को दोबारा पढ़ दूंगा। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं? इवेंट, इवेंट की सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस या एलिमेंट ऑफ सिग्मा। ठीक है, पावर सेट लिख दिया मैंने। पावर सेट ऑफ ओमेगा का मतलब है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ओमेगा, और सबसेट ऑफ ओमेगा को हम इवेंट बोलते हैं। या बोलो, इसको थोड़ा और लिखोगे तो ये है सेट ऑफ ऑल इवेंट्स। तो सिग्मा फील्ड क्या होता है? कोई पूछ ले क्या है सिग्मा फील्ड, तो सेट ऑफ ऑल इवेंट इन सिग्मा फील्ड। ओके, आगे बढ़े। तो ये बस समझने के लिए आपको जरूरी है। अब प्रोबेबिलिटी इसी के टर्म में डिफाइन किया जाता है, तो आगे आते हैं, हम डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी को। डिफाइन करो, मिटा दूं इसको। यस सर। तो अभी हमने क्या क्या डिफाइन किया? रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट, सिग्मा फील्ड, और अब डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी को, है ना। तुम बचपन में पढ़ते थे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम। वो बस रिलेटिव डेफिनेशन है, वो हमेशा ट्रू नहीं है, तो उसका एक्चुअल डेफिनेशन अब लिखेंगे। तो इसका नाम है, जो अब लिखने जा रहा हूं, इसका नाम है एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन, एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या प्रोबेबिलिटी मेजर भी लोग बोलते हैं इसको ना, समटाइम्स यू आल्सो नेम इट, इसको लोग प्रोबेबिलिटी मेजर भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी मेजर सेंस, मेजर थ्योरी एक सब्जेक्ट होता है जो रियल एनालिसिस का पार्ट है, तो प्रोबेबिलिटी भी एक मेजर ही है, सर हमें उस पर फोकस एक्सियोमेट्रिक नहीं करना। डेफिनेशन और एक्सियोमेट्रिक अप्रोच सेम ही है क्या? हाँ, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में एक्सियम्स हैं, एक्सियम्स वो होते हैं थ्री जिसका कोई प्रूफ एग्जाम्स। नहीं होता, जो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेड होता है। यस एक्सियम्स का मतलब यू एक्सेप्ट स्टेटमेंट एज ट्रू स्टेटमेंट, दैट इज एक्सियम। ओके, तो चलिए डेफिनेशन क्या है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी जो है, आप इसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, सो कैपिटल पी है, दिस इज अ सेट फंक्शन। ये सेट फंक्शन क्या होता है? देखो, जैसे तुम लिखते हो f फ्रॉम r टू r, तो यहाँ हम लिखते हैं f इज रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या लिखते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन। ऐसा रियल फंक्शन मतलब डोमेन रियल नंबर है, और रियल वैल्यूड f इज रियल फंक्शन। और ये भी लिख सकते हो एंड, तो इतना बड़ा लिखा ना, तो क्या बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे, चलो इधर रिमार्क ही लिखते हैं इस टाइप। बाकी तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिमार्क का पार्ट, कि जैसे हम लोग लिखते हैं पहला पॉइंट कि f है r से r में, तो तुम लोग क्या बोलते हो कि f क्या है? रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का मतलब होता है कि डोमेन रियल नंबर है, और रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है कोडोमेन रियल नंबर है या उसका सबसेट है। तो हम ऐसा लिखे ना कि f इज रियल फंक्शन एंड f इज रियल वैल्यूड फंक्शन। तो सिमिलरली जब हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं सेट फंक्शन, तो क्या बोल रहा हूं मैं? p का डेफिनेशन है सिग्मा फील्ड, तो यहाँ हम बाय डिफॉल्ट पावर सेट ले रहे हैं, तुम्हें पता है ना, हमने बाय डिफॉल्ट में कहा पावर सेट रखेंगे पूरे कोर्स में। 2, इसका रेंज क्या है? 0 1। ठीक है, डोमेन 2 रेंज लिया है, कोडोमेन भी लिख सकते हो 8, लेकिन हम 0 1 देंगे।
क्योंकि रेंज 0 1 है। तो सेट फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये जो डोमेन है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी सेट ही है। सिग्मा फील्ड एक सेट है और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी एक सेट ही है। आर यू गेटिंग पॉइंट? जैसे मैं लिखता हूँ कि सिग्मा फील्ड है, जैसे मैं लिखा था हमने पाई और ओमेगा, सबसे स्मॉलेस्ट सिग्मा फील्ड था। तो क्या है कि ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो सेट के अंदर भी जो एलिमेंट है वो सेट ही है ना। तो इसलिए मैंने लिखा सेट फंक्शन। सेट फंक्शन मतलब है कि प्रोबेबिलिटी का फंक्शन का जो डोमेन है उसका एलिमेंट्स भी सेट है, इसीलिए। रियल फंक्शन मतलब नंबर, रियल नंबर है, तो यहाँ आर के अंदर जो नंबर है वो नंबर्स हैं, रियल नंबर। सो प्रोबेबिलिटी हम बोलेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी होगा which satisfies पहला। देखो अब प्रोबेबिलिटी पी को हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे अगर वो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पी को हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे अगर वो ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वो 3 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E should be 0, more than equal to 0 for all E belongs to, क्या लिखेंगे? E belongs to रियल नंबर। नहीं। जब तुम ऐसे लिखते हो, जैसे मान लो, कोई बात नहीं, जैसे fx बराबर लिखते हो, मान लो हम लिखते हैं fx is more than equal to 0 for all x belongs to what? यहाँ पे क्या लिखते हैं? fx is more than equal to 0 for, हाँ यहाँ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि तुम फंक्शन का डोमेन रियल नंबर लेके चलते हो। यहाँ पे तुम देख लो PE is more than equal to 0, E belongs to, तो क्या है डोमेन P का? R set. हाँ सिग्मा फील्ड, हाँ पावर से सिग्मा फील्ड। सो दिस इज एफ, एफ ऐसे लिख रहा हूँ सिग्मा फील्ड। ये लिखना और ये लिखना बराबर है। दैट इज तुम ये भी बोल सकते हो कि E is सबसेट ऑफ ओमेगा। दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग, बोथ आर इक्विवेलेंट। ये लिखना कि E F के अंदर है, E belongs to F, या लिखे E सबसेट ऑफ ओमेगा, सेम बात। ओके इन दोनों केस में ये दोनों केस इक्विवेलेंट है इसके कि E is इवेंट। तो या ऐसा बोलो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल इवेंट E, बात बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ? इवेंट E, तो लिखता हूँ ये बोलना चाह रहा है इवेंट E। ये तीनों इक्विवेलेंट है, ये तीनों चीजें इक्विवेलेंट, मतलब E बिलोंग्स टू F लिखो, उसका मतलब है E इवेंट है। तुम देखो E सबसेट ओमेगा का, तो हम तो पहले से जानते हैं कि सैंपल स्पेस का सबसेट इवेंट होता है, और इवेंट E मतलब तीनों एक ही बात। तो ऑल थ्री इंप्लाई ईच अदर, वो एक ही बात होती है। ओके दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि जो सैंपल स्पेस है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर 1। है ना, इस ये क्लियर था यहाँ से, क्योंकि देख रहा ना कि कोई भी एलिमेंट लेंगे सिग्मा फील्ड का तो 0 से ज्यादा उसका आंसर आएगा, ये जो रेंज बता रहा है, और ओमेगा मैक्सिमम 1 हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ऊपर लिखता हूँ मैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफिनेशन का, मतलब लाइक इसका यूज होगा काफी। भले शुरू से लिख लो, और इनमें कुछ समझ नहीं आया तो पूछो पहले, जो बोर्ड पे जितना ही लिखी है मैंने, अगर तुम्हें इनमें से कुछ क्लियर नहीं है तो पूछो। सर जी सर ये जो आपने राइट हैंड साइड पे रिमार्क लिख हम्म। रखा है ना सर, एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ये कैलकुलस का था, इसमें क्या बोल रहे हैं, हम लिखते हैं FR2R, ये R है, तुम्हें लग रहा है कि डंडा क्यों लगाया अलग से, रियल नंबर लिखने का ये तरीका होता है नंबर सिस्टम में। तो तुम बुक में भी देखो ढंग से, तो बोल्ड R लिखा रहता है। तो R2R एक फंक्शन है, तो डोमेन R है जिसको बोलते हैं रियल फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का डोमेन R है ना तो ये रियल फंक्शन बोलते हैं। कैलकुलस अभी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जब डोमेन रियल नंबर होता है उसको बोलते हैं रियल फंक्शन, और जब रेंज रियल नंबर है तो उसको बोलते हैं रियल वैल्यू फंक्शन। तो यहाँ मैं ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने यहाँ P को बोला है सेट फंक्शन, P को नहीं बोल सकते P इज अ रियल फंक्शन, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का डोमेन रियल नंबर नहीं है, प्रोबेबिलिटी का डोमेन एक सेट है और जिसका एलिमेंट भी एक सेट है ना। सिग्मा फील्ड का एलिमेंट भी सेट ही होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये तो समझाने के लिए था
इसलिए हमने सेट फंक्शन लिखा था। मैं समझा रहा था सेट फंक्शन में और रियल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। रियल फंक्शन का मतलब है डोमेन रियल नंबर है, सेट फंक्शन का मतलब है कि जो डोमेन है किस मतलब फंक्शन किस पे डिफाइंड है, सेट पे डिफाइंड है। प्रोबेबिलिटी किसका डिफाइंड है, सेट का। फंक्शन किसका डिफाइंड होता है, नंबर का। जैसे तुम fx लिखते हो तो fx में x क्या है, नंबर है, रियल नंबर है, इसलिए रियल फंक्शन है। यहाँ प्रोबेबिलिटी ई का डिफाइन कर रहे हैं, ई क्या है, सेट है, इसलिए सेट फंक्शन है। सो प्रोबेबिलिटी एक सेट का डिफाइन होता है, दैट वे इट इज सेट फंक्शन। एंड यहाँ पे fx लिखते हैं, fx एक रियल नंबर पे डिफाइन है फंक्शन, तो रियल फंक्शन ये यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। So, जी so other than 5 किसी और इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी क्या? जी होगी। तो अभी आते हैं, ऐसे बहुत सारे सेट हैं जो कि नॉन एम्प्टी है, प्रोबेबिलिटी 0 है उसका। तो ये इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में भी, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन यू से अबाउट a। तो बच्चे जल्दीबाजी में लिखते हैं a इज एम्प्टी सेट, सो नॉट ट्रू। किसी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 है इसका मतलब नहीं कोई एम्प्टी होगा, नॉन एम्प्टी सेट भी हो सकता है। ओके